Hey everyone, welcome back to my foundation classes यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आज है आपका टेस्ट नंबर 8। क्लियर। और ये क्वेश्चंस कहाँ से मैं ले रहा हूँ? ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस बुक हैं, क्वेश्चन के बुक हैं कॉस्मोस का, वहाँ से। क्लियर। 7:30 मॉर्निंग में ये सेशन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए इसको जरूर लगा लिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा था? ये ग्रेनविले ऑस्टिन कौन है? ये एक अमेरिकन इतिहासकार है, इनको बोला जाता है भारतीय संविधान के अमेरिकन इतिहासकार, ठीक है। और इन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा था? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना, एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया गया तो गलती नहीं करोगे। तो कहा गया था नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इस दोनों को संविधान की आत्मा, इंग्लिश में जो टर्म आता है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वहाँ पे गलती होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में अलग अलग जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या वर्ड यूज किया गया है? कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? तो ये कहा गया ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। वहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं यहाँ पे, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? सोल एंड हार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया? सोल एंड हार्ट। ये किसने कहा अनुच्छेद 32 को? तो ये कहा गया था अंबेडकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया? सोल एंड हार्ट किसको? अनुच्छेद 32 को। तो हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को। और भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहा गया? प्रस्तावना को, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से एक हटके क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग। ये टर्म यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारा संविधान जो है ये इतना, एक तरह से बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स है कि कहीं पे भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो किसी चीज को फिक्स कर दे। मेरा मतलब है कि हमारे संविधान में कुछ ना कुछ इतना घुमा हुआ है ताकि अगर वकील चाहे तो किसी भी केस को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है उनके द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो संविधान से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपको बताना है, किसने कहा है। क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कहा था? तो यह वेयर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? केसी वेयर के द्वारा, ठीक है। केसी वेयर ने ये स्टेटमेंट दिया था। हमारा संविधान आप सभी जानते हो, ये ना तो बहुत अधिक कठोर है ना बहुत अधिक लचीला है, बीच में है, और ये चीज कहा गया था केसी वेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य, यह किसने कहा था? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो भारत कैसा राज्य है? अर्ध संघात्मक राज्य। यह भी केसी वेयर के द्वारा कहा गया था, ठीक है, केसी वेयर के द्वारा ये भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा।
यह कथन किसने कहा था? और ये स्टेटमेंट 100% सही है। क्या है क्वेश्चन? संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसको चलाने वाला, इसको कार्यान्वित करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला अगर बुरा हो तो वह संविधान अपने आप बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? BR अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे वाद से 2-3 चीजें हैं, 2-3 पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो क्या है क्वेश्चन? भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? इस टर्म पे ध्यान दो और आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। किसमें कहा गया था? SR बम्बई वर्सेस इंडियन यूनियन। ठीक है, इस केस में ये 1994 में ये केस आया। ठीक है, और इस केस में क्या कहा गया हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस खंड का हिस्सा है? तो हमारा उपमहाद्वीप जो है वह किस खंड का हिस्सा है? देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले पूछा था भारतवर्ष के बारे में। ठीक है, यानी इतिहास में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतवर्ष किस द्वीप का हिस्सा है, तो वहां पे आंसर क्या होता है? जम्बू द्वीप। ठीक है, ये इतिहास जितना भी ऐतिहासिक साक्ष्य है वहां से मिला है। लेकिन अगर ज्योग्राफी में हम लोग बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है, तो यहाँ पे आपका आंसर बदल जाता है। यहाँ पे जो आपने टेथिस सागर गोंडवाना प्लेट जो पढ़ा था, ठीक है, वहां से ये आपका आंसर आता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा है ये आपको बताना है। तो किसका हिस्सा है? यह गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना, गोंडवाना भूखंड। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है यह गोंडवाना भूखंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र, ध्यान देना है कहां पे पूछा गया है। उप हिमालय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? इसको कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। ये उप हिमालय क्षेत्र कौन सा हुआ? ये हुआ आपका मध्य हिमालय और शिवालिक के दक्षिणी ओर बसा क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। कौन सी पर्वत श्रेणी है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच है? तो यह है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आसान सा क्वेश्चन है, अरावली। ठीक है, अरावली जो है यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है ये आपको बताना है।
तो सेवराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? भारत की सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, भारत में नहीं, भारत की, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है आपको वो बताना है। तो इसकी ऊंचाई है 8611, क्या यूनिट क्या है? 8611 मीटर, ठीक है। यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो आप गलती करोगे अब वो यूनिट में ही करोगे। कहीं फीट लिखा रहेगा, कहीं मीटर लिखा रहेगा, कहीं किलोमीटर लिखा रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो 8611 मीटर है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का छल्ला किस पदार्थ से निर्मित होता है? बृहस्पति का छल्ला किस पदार्थ से निर्मित होता है? अब आप सभी को लग रहा होगा आपने तो सैटर्न का पढ़ा है, यानी शनि का छल्ला पढ़ा है, फिर ये बृहस्पति कहाँ से आ गया? तो देखो मैंने बोला है प्लैनेट दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा जोवियन प्लैनेट, ठीक है। जुपिटर से पहले जो 4 ग्रह हैं वो सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं क्योंकि उनका सतह जो है वह सॉलिड है। वहीं पे जुपिटर के बाद का जितना भी ग्रह है, जुपिटर से बाद में जो भी टोटल 4 ग्रह होते हैं, ठीक है, वो सभी जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। बड़े आकार में हैं, लेकिन वो जो निर्मित होते हैं वो गैसियस पदार्थों से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो जितने भी जोवियन प्लैनेट हैं सबके पास छल्ला है। हमें क्लियरली जो दिखा है, हमने जो खोजा है, वो सैटर्न का हमें दिखता है, लेकिन और सभी का मिक्स्ड एक तरह से, इस तरह से मिक्स्ड रूप से दिखता है, इसीलिए हम लोग इसका चर्चा जनरली नहीं करते हैं, लेकिन है छल्ला सबके पास। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बृहस्पति के छल्ले का। यह किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो यह सिलिकेट से निर्मित होता है। किससे? सिलिकेट से, ठीक है। सिलिकेट से निर्मित है बृहस्पति का छल्ला। अगला क्वेश्चन है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्लू मून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। ब्लू मून। देखो अगर वन लाइनर फॉर्म में अगर आप आंसर कर लेते हो ना, चाहे पहली बार आप कर पाओ या ना कर पाओ, दूसरी बार जब आप इसको फिर से सेट लगाते हो उस वक्त अगर आप आंसर कर लेते हो सब के सब, तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि एग्जाम में जब 4 ऑप्शन यहाँ पे आप बनाते हो, 4 ऑप्शन में से आप तो कर लेते हो तुक्का लगा के भी या कुछ भी, एग्जाम में जब आप कंफ्यूज होते हो ना तो बहुत बुरा लगता है, अपने आप में आपको लगता होगा, ठीक है। इसलिए वन लाइनर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको सटीक आंसर जो है वह याद करने में मदद मिलता है, इसलिए इसको जरूर याद कर लिया करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको ब्लू मून कहा जाता है। दोनों पूर्णिमा को ब्लू मून नहीं कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा वाला जो होगा सिर्फ उसी को बोला जाएगा, और ये रेयर इंसिडेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है हमेशा होते रहता है। और 2020 में ये हुआ है, 2020 में अक्टूबर महीने में आपका 2 पूर्णिमा हुआ, ठीक है। तो लास्ट वाला पूर्णिमा जो था वो ब्लू मून। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिसेंटली अभी कब हुआ है, तो 2020 के अक्टूबर में हुआ। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? सूर्य का जुड़वा तारा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नेमेसिस को। नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है सेरस, ठीक है। सेरस सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह नहीं पूछा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है, एग्जाम में यहाँ पे भी गलती होता है। आप सारे चीजों को अच्छे से पढ़ते नहीं हो और गलत कर देते हो, ध्यान देना है, दूसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन, ठीक है। कौन सा है? टाइटन। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप जानते हो गैनीमेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं यहाँ, केवल अमावस्या को, केवल पूर्णिमा को, दोनों में,
या किसी भी दिन लग सकता है, जरूरी नहीं है अमावस्या पूर्णिमा हो। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण अगर आपसे पूछा जाए तो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? जब अर्धचंद्र होता है, जब आपको आधा चांद दिखता है, हाफ मून दिखता है, तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। जब आपको अर्धचंद्र दिखता है, अगर ये सन है, ये मून है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो आपका हाफ मून देखने का संयोग बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? किसकी ओर करता है? सप्तऋषि तारामंडल की ओर, ठीक है, सप्त ऋषि तारामंडल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो 3 लोगों ने किया गया था, 3 लोगों ने मिलकर इस छिद्र की खोज की थी। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? गार्डिनर, फारमैन और संकलीन, ठीक है। क्या नाम था इनका? इनका नाम था बी गार्डिनर, जोसेफ फारमैन और तीसरा कौन था? जे संकली, ठीक है। क्या नाम था? जे संकली। ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर 1984 में ओजोन छिद्र का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट यंत्र का प्रयोग किस चीज को मापने में किया जाता है? थियोडोलाइट यंत्र, इसका प्रयोग किस चीज को मापने में किया जाता है? एंगल को मेजर करने में किया जाता है। अनुप्रस्थ और, ठीक है, लंबवत, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह के एंगल को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किस चीज के गति को मापने में किया जाता है? वेंचुरी मीटर का प्रयोग किस चीज के गति को मापने में किया जाता है? तो द्रव्यों के प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। किस चीज को? तो द्रव्यों के प्रवाह को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कमानी तुला क्या हुआ? स्प्रिंग स्केल जो होता है, ठीक है, स्प्रिंग स्केल या स्प्रिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हुक के नियम पर कार्य करता है, हुक नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो कैंची प्रथम, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। उत्तोलक टोटल 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसमें से तीनों का आपको पता होना चाहिए कि किस श्रेणी में कौन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्टेपलर्स किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? स्टेपलर्स, अच्छा चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसको याद रखने के लिए। ऐसे तो आप लोग रट लोगे सारा एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा सा इसको याद रखने में आपको मिलेगा अगर आपको तीनों जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी है, इन तीनों उत्तोलक का जो पोजीशन होता है वो अगर आपको पता है तो आप इसको आंसर करने में थोड़ा सा ज़्यादा सक्षम रहोगे। एक बार मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उत्तोलक को डिसाइड करते हैं कि किस श्रेणी का उत्तोलक है।
देखो क्या क्या है, लोड है, एफर्ट है और फलक्रम है। ठीक है, क्या क्या होता है, लोड, एफर्ट और फलक्रम, ये 3 टर्म है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो एक डंडा मानता हूं, ठीक है, यहीं पे आपका मेजरमेंट चालू होगा कि अगर फलक्रम, ध्यान देना जो मैं पोजीशन आपको दिखा रहा हूं, अगर फलक्रम बीच में हो, एक साइड लोड हो और एक साइड एफर्ट, एफर्ट यहाँ पे, लोड यहाँ पे। अब ये लोड, एफर्ट और फलक्रम क्या होता है, फलक्रम सिंपल सा आप ये समझ लो ज्वाइंट। ठीक है, अगर मैं कैंची का बात करूं तो आप जानते हो कैंची कैसा होता है, इधर से एक रहता है, यहां से एक रहता है और बीच में ये ज्वाइंट रहता है, इसी ज्वाइंट को मैं फलक्रम बोल रहा हूं। ठीक है, बस एक कॉमन सेंस आपको यहाँ पे बिल्ड करना है और याद रखना है। ठीक है, टेक्निकल टर्म में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जब आप उंगली घुसाते हो कैंची में, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, यहाँ पे आप फोर्स डाल रहे हो, इसी को एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब कैंची से कुछ कटिंग होता है तो यहाँ पे आप क्या डालते हो, यहाँ पे आप क्लॉथ डालते हो, इसी को हम लोग लोड बोलते हैं। ठीक है, 3 चीजें यहाँ आपको याद रखनी है। फलक्रम जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जो यंत्र आप यूज कर रहे हो, जहां पे आप प्रेशर डाल रहे हो उसको एफर्ट बोलते हैं, और जहां पे सामान जो कटने वाला है या कुछ होने वाला है उसको हम लोग लोड बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगा, फिर आप आसानी से कर पाओगे किस तरह का वो उत्तोलक है। चिमटा, आप ये देखते हो चिमटा, ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा इस तरह का चिमटा होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट होता है, तो आप खुद डिसाइड करो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फलक्रम। आप यहाँ पे उंगली से दोनों तरफ से प्रेशर डालते हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एफर्ट। और यहाँ पे बीच में, घर में आपकी मम्मी रोटी पकड़ने के लिए चिमटा का प्रयोग करे, या कुछ भी बॉईल कर रहे हैं उसको गैस से उतारने के लिए प्रयोग करें, तो यहाँ पे ये जो चीज है ये बोलते हैं इसी को लोड। ठीक है, अब देखो दूसरा जो कैटेगरी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये और ये तीसरा कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी में एफर्ट का पोजीशन क्या होता है, फलक्रम का पोजीशन क्या होता है, लोड का क्या होता है। तो यहाँ पे होता है एफर्ट एक साइड, बीच में होता है लोड। ठीक है, बीच में आपका लोड हो गया, और फलक्रम एक साइड में होता है। और तीसरा कैटेगरी जो है, इसमें बीच में आपका एफर्ट होता है, ठीक है, और एक साइड होता है लोड और एक साइड होता है फलक्रम। अब बताओ, अभी जो मैंने ये चिमटा बताया, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस तीनों में से कौन सा आएगा, देखो तो फलक्रम यहाँ पे किनारे में है, तो किनारे में फलक्रम 2 में है। ठीक है, दूसरा और तीसरा। एफर्ट बीच में पड़ रहा है, इसमें तो एफर्ट साइड में पड़ रहा है, ये होगा नहीं, यानी दूसरा नहीं हुआ। एफर्ट बीच में किस में पड़ रहा है, तीसरा में, तो ये है थर्ड, ये है आपका सेकेंड और ये है फर्स्ट। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल आपको दे, अगर आप उसको पहचान रहे हो उस यंत्र को, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो चिमटा जो मैंने बताया वो किस कैटेगरी का हो जाएगा, तीसरा कैटेगरी का। ठीक है, आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा, रटा हुआ चीज आपको काम नहीं आएगा। यहाँ पे सरौता है, किस श्रेणी का उत्तोलक है। अब सरौता आपने देखा है क्या होता है, सरौता कैसा होता है, ये इस तरह का सरौता होता है। ठीक है, इस तरह का यंत्र होता है, इसी तरह से होता है ना सरौता। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसमें ज्वाइंट होता है ना, ये आपका फलक्रम हो गया। आप यहाँ पे लोड डालते हो दोनों साइड, सॉरी एफर्ट डालते हो, यानी ये हो गया एफर्ट, यहाँ पे फोर्स डालते हो, और बीच में आप रखते हो सुपारी। तो जो सुपारी हुआ उसी को हम लोग लोड बोलते हैं। लोड बीच में होना चाहिए, लोड बीच में होना चाहिए, किस में है, सेकेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा ये। अच्छा, एक ऑप्शन एक आपका छूट गया, स्टेपलर्स। स्टेपलर्स किस श्रेणी का उत्तोलक है, स्टेपलर्स को भी आप दिमाग में इमेजिन करो, स्टेपलर्स कैसा होता है, स्टेपलर्स भी आपका इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से होता है। अब यहाँ पे इसका ज्वाइंट होता है, तो फलक्रम हो गया। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप कुछ भी सामान यहाँ पे रखते हो, जो भी स्टेपल करना है यहाँ पे लोड यहाँ पे रखते हो, और इधर से आप फोर्स डालते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ फोर्स नहीं डालते हो, फोर्स आप बीच में डालते हो। ठीक है, स्टेपलर्स में फोर्स आप बीच में डालते हो, यहाँ पे आपका उंगली रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग एफर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लोड आपने एक साइड डाला, एफर्ट बीच में डाला, यानी फोर्स बीच में डाला, और फलक्रम साइड में। ये किस कैटेगरी का उदाहरण है, ये थर्ड कैटेगरी का उदाहरण है, ये थर्ड हो जाएगा आपका। बस
एग्जाम्पल आप आसानी से किसी का भी कर पाओगे अगर ये 3 फिगर आपके दिमाग में अटक गया, इसको अटका लो किसी भी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पलायन वेग कितनी है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितनी है? अब इस 3 के अलावे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, और आपको उन सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना है। लेकिन अगर आप इतना जो मैंने डेफिनेशन बताया, जो मैंने फिगर बताया, अगर इसको याद रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगला क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? कितना है पृथ्वी का पलायन वेग? यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से निरंतर अपने कक्ष में गति करते रहता है? किस बल के कारण? अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय? तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निरंतर ये अपने कक्ष में घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो? कब सर्वाधिक महसूस कब होगा उसको अपना भार? कब होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तब उसको अपना भार सर्वाधिक महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस किस बल के कारण होता है? गोल चक्कर वाला जो झूला होता है, अगर उस पर आप झूल रहे हो तो आपको बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस होगा। यह किसके कारण होता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सामान्यतः किस चीज का प्रयोग किया जाता है? यह मैंने आपको बताया हुआ है। कृत्रिम वर्षा के लिए मैंने 2-3 चीजों को मैंने बताया हुआ है कि ये सारे चीजें हैं जो यूज किए जाते हैं, वो आपको याद रखना है। अभी मैं सामान्यतः बोल रहा हूँ किसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे जैसे ड्राई आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता किन पदार्थों से दूर किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता किन पदार्थों से दूर किया जाता है? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती भी कर जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है जल की कठोरता होता कैसे है, कैसे दूर किया जाता है? इस दोनों आंसर में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। इसको अच्छे से याद रखा करो। हार्डनेस जो कठोरता होता है पानी में, जल में, वो 2 तरह का होता है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। ठीक है, तो टेम्परेरी किसके कारण होता है, परमानेंट किसके कारण होता है, और टेम्परेरी को हटाते कैसे, परमानेंट को हटाते कैसे? ये चारों चीजें आपके लिए जरूरी है। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। तो अस्थायी कठोरता जो है इसको कैसे हटाते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके कारण? 2 चीजों से इसको हटा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट और प्लस नहीं, यहाँ पे याक इस्तेमाल करेंगे, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, या CaOH2। ये क्या हो गया? ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं होता कैसे है, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है और टेम्परेरी हार्डनेस, जिसको हम लोग बॉयल करके हटा सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस यानी अस्थायी कठोरता जो होता है, यह होता है क्लोराइड, नाइट्रेट या सल्फेट हो, ये तीनों चीज में से कोई भी एक हो सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, नाइट्रेट हो या सल्फेट हो, अगर ये सब मिक्स है पानी में तो वो परमानेंट हार्डनेस होगा और उसको हम लोग
इसी दोनों पदार्थों से हटा सकते हैं, इसको बॉयल करके नहीं हटा सकते। अगला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? इसका रेंज है 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है। कई बार आपको ऑप्शन में 6.5 मिलेगा, 6.6 मिलेगा, इस तरह से भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो 6.2 से लेकर 7.6 तक इसका रेंज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? कोका कोला जो आप बहुत ही चटकारे लेकर पीते हो, उसका स्वाद हल्का सा खट्टा लगता है आपको, किस चीज के कारण, ये आपको बताना है। तो फॉस्फोरिक एसिड उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, फॉस्फोरिक, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड या अम्ल, ये होता है। और इसके कारण से क्या हो सकता है? सिर्फ स्वाद ही खट्टा आपको नहीं लगता है, आपके शरीर में बहुत नुकसान भी होता है इससे। जो बोन्स में कैल्शियम होता है, ठीक है, हमारे शरीर के दांत, हड्डी, ये सब में कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, आपको पता है। तो इन सभी से कैल्शियम निकलने लगता है। सोचो कितना बड़ा असर होता है हमारे शरीर में उस चीज का, जिसको हम लोग मजे से पीते हैं। तो बोन्स, बोन्स और टूथ से कैल्शियम निकलने लगता है। किडनी में स्टोन का जो प्रॉब्लम है वह भी उत्पन्न हो सकता है अगर कोई रेगुलर कंज्यूम कर रहा है इसको, तो फिर भी हम लोगों को मजा आता है। सोच सकते हो हम लोग अच्छे हैं या ये कोका कोला बुरा है। अगला क्वेश्चन है, अचार के प्रशिक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? अचार के प्रशिक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? अचार के परिरक्षण हेतु यानी अचार को प्रिजर्व करने के लिए उसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सिरका का प्रयोग किया जाता है, सिरका का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिक एसिड, सिरका, या इसको एसिटिक एसिड बोल सकते हो आप, क्योंकि सिरका में एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आंसर एसिटिक एसिड होना चाहिए, सिरका नहीं। ठीक है, अगर सिरका एसिटिक एसिड ऑप्शन में नहीं रहा तो सिरका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारक मेथिल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? क्षारक यानी बेस, ठीक है, एसिड और बेस दो चीज होता है। तो बेस जो है वह मेथिल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? देखो, एसिड और बेस में अगर आपको डिफरेंस समझना है, इसके लिए हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं, फिनोप्थिलीन यूज करते हैं और मेथिल ऑरेंज यूज करते हैं। ये भी आपसे पूछा सकता है, निम्न में से कौन सा चीज है जो प्रयोग नहीं किया जाता है एसिड बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए? तो जितना बात मैं बोलता हूं सबको ध्यान में रखा करो। ठीक है, तो एसिड और बेस की पहचान के लिए यानी इंडिकेटर के तौर पर तीन चीजों का प्रयोग किया जाता है, लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। तो यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि मेथिल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित कर देता है क्षारक? तो अगर यहां पे लिटमस पूछा जाता, चलो पहले मैं मेथिल ऑरेंज का बता देता हूं, तो इसको रेड में बदल देता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज को रेड में, रेड में नहीं, येलो में, सॉरी, किसको? येलो में। ठीक है, अगर क्षारक है यानी बेस है, मेरे दिमाग में एसिड आ गया, बेस है तो बेस येलो में बदल देता है मेथिल ऑरेंज को, और अगर एसिड होता तो वह रेड में बदल जाता। ठीक है, और फिनोप्थिलीन को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? क्षारक, यहां पे भी क्षारक का ही बात किया जा रहा है, बेस का ही बात किया जा रहा है। बेस फिनोप्थिलीन को किस रंग में बदल देता है? तो फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में बदल देता है, गुलाबी रंग। और अगर एसिड होता तो वह इसको कलरलेस बना देता। ठीक है, फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में बेस बदलता है, और अगर एसिड रहेगा तो वह कलरलेस बना देगा। वहीं पे अगर लाल लिटमस का बात करेंगे तो लाल लिटमस पेपर जो बेस है लाल लिटमस को वह ब्लू में बदल देता है, और अगर एसिड हुआ तो ब्लू लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, ये परिवर्तन जो होता है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पीएच मान को किसने दिया था? देखो आज जितने भी आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अभी तक एग्जाम में कभी ना कभी ना पूछा गया हो। और अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। पीएच मान को किसने दिया था? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच मान दिया था। अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना था कि सर मजा नहीं आता है इसमें। तो भाई देखो, मजा कैसे नहीं आता है? मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम आंसर कर नहीं पाते हो। अगर आंसर कर लोगे तो मजा आएगा, और अगर यहाँ पे सिर्फ मजे लोगे तो एग्जाम में क्या करोगे सोचो। इसीलिए आपको एग्जाम में भी मजा नहीं आता है। तो सारे क्वेश्चंस वो नहीं हो सकते हैं एग्जाम में जो आप जानते हो। ठीक है, उसी तरह से आपके पढ़ाई के दौरान भी सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो सकते हैं जो आप जानते हो। कुछ आप जानोगे और कुछ सीखोगे। अगर सीखोगे नहीं तो एग्जाम में आप करोगे कैसे, अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे? इसलिए मजा आपको लेना पड़ेगा अगर नहीं भी आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, प्याज और वनीला। ये दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है गंध सूचकों के रूप में या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? इसका इस्तेमाल जो ज्वेलर्स हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, अम्लराज भी इसको कहते हैं एक्वारेजिया को। तो ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका है? चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिश्रण होता है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया है, ब्लैंक दिया है, ये मैं फिल नहीं करूंगा। यहाँ पे एक डाटा आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यानी क्या इसका रेशियो होता है वो आप सभी मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, नहीं बताओगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाता है। आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं मिलेगा। बस टुकुर टुकुर देखते रहो, आपको उससे सब चीज सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भी फील करना है वो जरूर इसको कमेंट में मुझे फिल करके बताओ यहाँ पे क्या फील होगा, क्या रेशियो रहता है HNO3 और HCl का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाता है और वह घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर सफेद धूम्र उत्पन्न करती है, बताएं वह कौन सी गैस है? ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सोच सकते हो कि अगर आपको नहीं आता है तो आपका लेवल क्या है। एक गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाता है और वह घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। सबसे पहली बात, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो आपसे ये भी यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा सकता था, वह एसिड होगा या बेस होगा। तो लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब वह बेस है। ठीक है। दूसरा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर वह रिएक्ट करता है वह सफेद धूम्र उत्पन्न करता है। अब दो कंडीशन आपको एक साथ दिया हुआ है, तो क्या होगा आपका आंसर? ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। अमोनिया गैस का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए किस एसिड के विलयन का प्रयोग किया जाता है? अगर आपके कपड़े पर अगर दाग लग गया हो उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, अगर आपके कपड़े पर दाग है तो आप ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सटेवा। क्या है नाम? ओरिजा सटीवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है?
सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। क्या नाम है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स किस चीज के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं? यह क्वेश्चन एसएससी में टोटल 3 से 4 बार पूछा गया है और अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप इसको गलत करके आओगे। मैंने सेट में इसको 2-3 बार बताया हुआ है, अलग अलग फॉर्म में मैंने भी बताया। कितनों को याद है ये बताओ। एपीफाइट्स किस चीज के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं? भोजन के लिए, पानी के लिए, सहारे के लिए या इन सभी के लिए? तो आपका जो सही आंसर है वह है सहारा के लिए। देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम लोग प्लांट्स को जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को बांटते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 3 तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। एक जो परजीवी है, एक जो सहजीवी है, ठीक है, और एक जो एपीफाइट्स यानी आपका अधिपादप है। इसको एपीफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं अधिपादप, जिसको हिंदी बहुत अधिक प्रॉब्लम इंग्लिश बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो लिख लो अधिपादप। ठीक है, लेकिन एपीफाइट्स अगर आप याद रखोगे तो आपको काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार हिंदी के जगह इंग्लिश टर्म दिया जाता है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो एपीफाइट्स मैंने अभी क्या बताया, 3 कैटेगरी होता है, एक परजीवी, दूसरा सहजीवी, तीसरा अधिपादप। तो परजीवी क्या होता है? परजीवी होता है जो किसी होस्ट पर रहता है और उसका बनाया हुआ खाना खा जाता है, यानी इससे परजीवी को नुकसान है। बहुत अच्छे से याद रखो इसको। परजीवी के कारण जो होस्ट होता है वह कमजोर होने लगता है। ठीक है। सहजीवी क्या हुआ? सहजीवी हुआ एक ऐसा जीव जो दूसरे जीव के साथ रह रहा है, ठीक है, और वह हेल्प कर रहा है उसको। मैंने एक याद करो, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक मछली ठीक है दूसरे मछली से अटैच्ड होता है। एक छोटा मछली बड़ा मछली से अटैच होता है। अब यह सजीवी के रूप में कार्य करता है। जब ये जीव जो है ये स्विम करता है तो ये छोटा वाला जीव इसके फिन्स की तरह काम करता है, ठीक है, छोटा वाला मछली, और उसके बदले में यह इससे इसका खाना लेता है। इसको बोलते हैं सहजीवी। दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहा है और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके जी रहा है। अगर नहीं रहेगा दोनों एक साथ तो दोनों को परेशानी होगा। ठीक है, इसको सहजीवी बोलते हैं। अब तीसरा कैटेगरी है एपीफाइट्स यानी अधिपादप। ये क्या होता है? इसमें जो होस्ट सेल है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। होस्ट जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है जो इस पे जीव रहने वाला है, या बस अपने सहारे के लिए। बेचारा शरीर में इतना स्ट्रेंथ बेचारे के शरीर में नहीं है कि वह खुद खड़ा रह सके, इस कारण से वह हेल्प लेता है खड़े रहने के लिए, अपना बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको एपीफाइट्स के रूप में मिलेंगे। वही यहाँ पे पूछा जा रहा था, एपीफाइट्स किस चीज के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होता है? तो सिर्फ सहारे के लिए वह निर्भर रहता है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चंस पूरा होता है। आज शायद कुछ एक्सप्लेनेशंस भी मैंने दिए हैं यहाँ पे, जानबूझ के दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। जनरली वन लाइनर में आप ये सब नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।